मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या कंचन पंत की लिखी कहानी अजनबी पार्ट 3। ये कहानी है जिंदगी से परेशान सफिया की, जो घर से भाग कर आई है। अपनी अम्मी जैसी दिखने वाली एक औरत के चक्कर में सफिया एक अनजान स्टेशन पर उतर जाती है। ऐसे में उसकी मदद करता है उसका फेलो पैसेंजर अरहान। क्या अरहान पिघला पाएगा सफिया के मन में जमी बर्फ? सुनते हैं आगे। ट्रेन स्टेशन से निकलने ही वाली थी और सवालों का एक अंतहीन अंधड़ मेरे अंदर चल रहा था। अपने घर से भाग जाने का फैसला अचानक मुझे बहुत बचकाना लगने लगा था। क्या ही हो जाता अगर अब्बू शादी करवा देते मेरी? ना होता पति से प्यार तो ना होता। एक साथ रहने के लिए प्यार होना जरूरी तो नहीं है। खुद पर इतना भरोसा तो था मुझे कि अम्मी की तरह गैर जिम्मेदार बीवी या मां तो मैं किसी कीमत पे नहीं बनूंगी। क्या करूंगा? वापस लौट जाऊं? मेरे मन का एक कोना बोला। तभी ट्रेन ने सीटी दे दी। ठीक उसी वक्त हाथ में चिप्स, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लिए अरहान भी आ गया। चलो, ये ट्रेन भी छूट गई, तो अगली ट्रेन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उसने शरारत से कहा। तो मैंने दिल कड़ा कर लिया। नहीं, वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। अब्बा का मकान वैसे भी घर कहाँ था मेरे लिए जिसके छूट जाने का अफसोस होता। अरहान के पीछे पीछे मैं ट्रेन में बैठी और ट्रेन चल दी। ये शायद लोकल ट्रेन थी, क्योंकि ज्यादातर मुसाफिर स्टूडेंट्स या नौकरी पेशा लग रहे थे। रोज एक ही रूट पर सफर करने वालों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। ट्रेन के इस डिब्बे में भी ऐसी कई दुनिया थी। अन्ना, ये मेरा सीट होना मांगता। You know what? Ayer has put down his papers. वो लॉन्ग हेयर वाली लड़की यहीं से चढ़ती थी ना, आजकल दिखती नहीं। This new boy ना, he's going to be the second रजनीकांत, guaranteed. अलग अलग ग्रुप की अलग अलग बातें हैं, जैसे कई फिल्में एक साथ चल रही हों। अरहान बहुत दिलचस्पी से अपने आसपास के लोगों को देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, जैसे ये दुनिया कोई चमत्कार हो, जैसे इसमें जो कुछ घट रहा हो वो सब अद्भुत हो, सराहने लायक हो। लेकिन मैं बहुत असहज थी। अनजान लोगों की बातों के टुकड़े जोड़कर उनके बारे में अंदाजा लगाना, उन्हें जज करना मेरा नेचर नहीं है ये। मैं तो अपने लिए भी ऐसा कोई कोना चाहती हूं जहां मुझे किसी से कोई वास्ता न रखना पड़े, किसी से बात ही न करनी पड़े। कितनी खोखली है ये दुनिया, बेख्याली में मेरे मुंह से निकला। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया देख रही हो, मेरी दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। अरहान ट्रेन में घूमकर छोटी मोटी एक्सेसरीज बेच रहे बच्चे पर नजर गड़ाए हुए बोला। अरहान से नजरें मिली तो बच्चे की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ता हुआ हमारे पास पहुंचा और एक ट्रेन सेल्समैन की तरह बोला, अंकल ये इयररिंग्स ले लीजिए, आंटी पे बहुत सूट करेंगे। यार, आंटी को इयररिंग्स पसंद ही नहीं है, अरहान ने टेढ़ी नजर से मुझको देखते हुए कहा। तो बैंगल ले लो, मेरे पास से माला भी है। किसी भी तरह अपना एक सामान बेच देने की कोशिश में बच्चा अरहान के सामने अपना सारा सामान खोलकर बैठ गया। आंटी जरा स्पेशल है, इनको कुछ भी पसंद नहीं है, अरहान ने इस बार थोड़ा व्यंग से कहा। तो मैंने झटके से बच्चे के हाथ में पकड़े इयररिंग्स ले लिए। कितने के हैं? मैंने कहा। सिर्फ 110 रुपए, साथ में ये नेकलेस भी ले लीजिए ना आंटी, बस 225। बच्चे ने एक माला भी मेरी ओर बढ़ाई। 335 रुपए उधार मिलेंगे, सारे एक साथ दे दूंगी, मैंने अरहान से कहा। तो उसने मुस्कुराकर रुपए निकाल कर दे दिए। सच कहा था अरहान ने, मुझे गहने नहीं है पसंद। इसलिए नहीं कि मैं स्पेशल हूं, बस अच्छे नहीं लगते, पर इसके लिए वो मुझको जज करे ये भी मुझको पसंद नहीं था। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, लोगों से घुलना मिलना मुझको ज्यादा पसंद नहीं था, और अकेले वक्त काटने में मैंने पीएचडी कर रखी थी। पर इस लड़के के सामने मेरा इंट्रोवर्ट वाला खोल ज्यादा देर टिक नहीं सका। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है यार? लेट मी गेस, तुम्हें कौन सा एक्टर पसंद है? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट तो आई एम श्योर मैथ्स ही रहा होगा। वो जो लड़का आया था तुमको छोड़ने, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? सब फालतू के सवाल कर रहा था वो। पर सच ये भी था कि इतनी बेतकल्लुफी से ऐसे वाहियात सवाल कभी मेरे दोस्तों ने भी मुझसे पूछे नहीं थे। कम बोलता था ये लड़का, लेकिन दिल का अच्छा था।
तुम डिटेक्टिव हो? मैंने पूछा। हूं तो नहीं, पर बन सकता हूं। बस कोई धांसू सा नाम रखना पड़ेगा, जेम्स बॉन्ड टाइप। है वो बोला। फेंकू, मैंने मन ही मन सोचा। डिग्री से इंजीनियर हूं, प्रोफेशन से फोटोग्राफर हूं, मन से घुमक्कड़ हूं, मुंह उठा के चला जाता हूं कहीं भी। बेशरम हूं, इसलिए जबरदस्ती लोगों से दोस्ती भी कर लेता हूं, जैसे तुमसे की। वो बोला। किसने कहा तुमसे मेरी दोस्ती हो गई है? मैंने तिरछी नजर से देखा। नहीं हुई? तब तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स मैच करना बहुत मुश्किल है भाई, वो बनावटी मायूसी से बोला। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो मैंने अपनी लटें ठीक करने के बहाने छुपा ली। पता नहीं रात में हुई बारिश का असर था या अरहान के साथ का। बाहर के नज़ारों के साथ दिल भी थोड़ा तरोताज़ा महसूस होने लगा। इस वक्त मैं करीब करीब भूल ही गई थी कि इस सफ़र के बाद एक मुश्किल रास्ता और तय करना है। मैं खिड़की के बाहर बदल रहे नज़ारों को देख रही थी। ये इलाका, यहाँ का मौसम, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, कुछ भी तो पसंद नहीं थे मुझे। पर अभी मुझे इन सब से कोई शिकायत नहीं थी। ठीक ही कहता था बाला, प्रॉब्लम जगह में नहीं, मुझ में थी। इसका एहसास भी मुझे अरहान से मिलकर हुआ था, जो इस वक्त अपनी हथेली पर बने एक गोले को पेन से भरकर गाढ़ा करने में लगा था। मैं हैरानी से उसको देखती रही और जब रहा नहीं गया तो बोल पड़ी, ये कर क्या रहे हो तुम? जॉली बना रहा हूं। डोंट टेल मी तुमको ये गेम नहीं आता? उसने उतनी ही हैरानी से कहा। ऑब्वियसली मुझे जॉली के बारे में पता था। बचपन में अपने दोस्तों के साथ मैंने भी ये गेम खूब खेला था। कोई अपने कीमती गहनों को भी क्या संभाल के रखता होगा उतना, जितना मैं हाथ पे पेन से बने उस निशान यानी जॉली को संभाल के रखती थी। यही शर्त होती थी इस खेल की। सभी दोस्त हथेली पे पेन से एक जैसा निशान बनाते थे और फिर उस निशान को मिटने से बचा के रखना होता था। दोस्तों की टोली कभी भी जॉली दिखाने को कह सकती थी। जिसका जॉली मिट गया वो गेम हार गया। मेरे तो दोस्त भी इतने दुष्ट थे कि ठीक उसी वक्त जॉली दिखाने की डिमांड करते थे जब नहा के बाहर निकले हो या फिर हाथ धो के खाना खाने बैठे हो। मैं अक्सर हार जाती थी इस खेल में और हार के हमेशा रोती हुई अम्मी के पास आ जाती थी। फिर मैं बड़ी हो गई और बचपन वहीं पीछे रह गया। बड़े होने की यार इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? बचपना खत्म तो जिंदगी खत्म, समझी कुछ? उसने ऐसे कहा जैसे गणित का कोई फॉर्मूला हल करके बता दिया हो। कौन बड़ा होना चाहता है? कौन चाहता कि उसका बचपन कभी खत्म हो? लेकिन जिंदगी सिर्फ आपके चाहने भर से थोड़े चलती है। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। मेरी गलतियों पर जाने दो, बच्ची है कहकर पर्दा डाल देने वाली, मेरी बेवकूफियों पर हंसकर लाड़ जताने वाली, मेरी नादानियों को अपनी गलती बता देने वाली अम्मी अगर मुझे छोड़कर नहीं गई होती तो शायद मैं भी अभी तक बड़ी नहीं हुई होती। पर सबकी किस्मत अरहान जैसी थोड़े ना होती है। कितना बोलते हो तुम? तुम्हारे घर वालों ने बचपन में लगता है तुम्हारे कान नहीं खींचे। उसकी बकर बकर से तंग आके मैंने कहा। आई एम लकी, कोई था ही नहीं कान खींचने को। वो बोला। चलते चलते जैसे एक धचका सा लग गया था मुझे। समझ में नहीं आया कि कहूं क्या। उसकी आवाज में थोड़ी नमी जरूर आई थी, लेकिन उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, उसकी बातों में किसी के लिए कोई गिला नहीं था, किस्मत के लिए भी नहीं। कितना बुलवा रही हो तुम मुझसे? एक तो तुम्हारे चक्कर में रात भर सो नहीं पाया और तुम अब भी सोने नहीं दे रही हो यार। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला और सीट पर लेटकर मुंह पर चादर ओढ़ ली। थोड़ी देर में चेहरे से चादर उठाकर बोला, कांचीपुरम आ जाए तो जगा देना। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। ट्रेन के हिचकोलों के बीच वो आराम से सो गया था। उसे किसी से शिकायत नहीं थी, शायद इसीलिए इतनी निश्चिंत नींद सो पाता होगा। इस जाने पहचाने से लगने वाले अजनबी के लिए कुछ अपनापन महसूस होने लगा था। कल जब घर से निकली थी तो मेरे अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन इन कुछ घंटों में वो अंधेरा थोड़ा थोड़ा छंटने लगा था। अम्मी के लिए गुस्सा, नाराजगी खत्म नहीं हो सकती थी। प्यार पर भरोसा मुझे नहीं हो सकता था, लेकिन दुनिया से अब इतनी नफरत नहीं हो रही थी मुझे। इसकी वजह अरहान था। कुछ घंटों का मेरा हमसफर जो कुछ ही देर में अपने रास्ते चले जाने वाला था।
ट्रेन कांचीपुरम पहुंचने वाली थी। अरहान को अब जाना था। मेरा दिल कह रहा था कि काश कांचीपुरम आए ही नहीं, काश ये ट्रेन कभी रुके ही नहीं, काश अरहान जाए ही नहीं। लेकिन धीमी होती होती ट्रेन आखिरकार रुक गई। मैंने उसकी ओर देखा। वो अपने जैकेट को तकिया बनाए बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने धीरे से उसके बालों को छू लिया। उसे इस तरह निश्चिंत सोते देखकर जगाने का दिल नहीं किया, लेकिन जगाना तो था। मैंने उसके कंधों को हल्के से हिलाकर उसे उठाया। वो हड़बड़ाते हुए उठा और जल्दी जल्दी जूते पहनने लगा। कांचीपुरम में गाड़ी 5 मिनट रुकती थी। उसने अपने जूते पहन लिए थे, लेकिन ट्रेन से उतरा नहीं, वहीं बैठा रहा। इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहूं, उसने कहा। वो बातूनी, खिलंदड़, शैतान अरहान इस वक्त कहीं नहीं था। जो मेरे सामने बैठा था वो एक संजीदा, समझदार लड़का था। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो बोला, ग्रजेस पालने के लिए ये लाइफ बहुत छोटी है। तुम्हारी अम्मी के अपने रीजंस होंगे, बट आई एम श्योर वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। किसी भी माँ के लिए कोई भी रीजन अपने बच्चे से बड़ा कैसे हो सकता है? मैंने कहा तो अरहान एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। खैर, इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू। असहज हो गए माहौल को हल्का करते हुए मैं बोली, तो इसका मतलब अब हम दोस्त बन गए हैं? वो खिलंदड़ अरहान लौट आया था। नो, वैसे भी अनजान लोगों से दोस्ती का कोई फायदा नहीं है, मैंने कहा। दोस्ती फायदा देख के होती तो वो दोस्ती होती नहीं। अगली बार हम मिलेंगे तो अजनबी थोड़े रह जाएंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं चुप ही रही। एक बार ट्रेन में मिले कितने लोग दोबारा कहीं मिल पाते हैं। यू टेक केयर, उसने कहा और बाहर जाने लगा। फिर अचानक मुड़ा और झुककर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से मैं झंझना गई, जैसे किसी ने धीरे से वीणा के तार छू लिए हों। उसने अपनी जेब से पेन निकाला और मेरी हथेली पर एक गोल निशान बना दिया। ये इस सफर के लिए, उसने कहा। तभी ट्रेन ने सीटी दी और वो बिना मेरी ओर देखे ट्रेन से उतर गया। मैं खिड़की से उसे जाते हुए देखती रही। ट्रेन आगे सरकने लगी थी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर में वो स्टेशन की भीड़ में खो गया। कुछ अजीब सा हो आया मेरा दिल, जैसे कुछ बहुत कीमती खो गया हो। बाहर गांव, शहर, खेत, जंगल सब भाग रहे थे। बस जैसे मैं ही ठहरी हुई थी इस ट्रेन के इस डब्बे में, एक अनजाने एहसास के साथ। बेख्याली में मैं अपनी डायरी के पन्ने उलट रही थी कि अचानक आखिरी पन्ने पर एक अनजान हैंडराइटिंग देखकर ठहर गई। लिखा था, हर दर्द की एक उम्र होती है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मियाद अब पूरी हो गई है। गो मीट हर। दुनिया के लिए कुछ चीजें सही और कुछ गलत होंगी, लेकिन जिंदगी इस सही और गलत के बीच में कहीं बसती है। जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम बना रही हो। लव, अरहान। और हाँ, टिकट के 335 रुपए तुम पे उधार हैं, एड्रेस लिखा है, भिजवा देना। मुझे हंसी आ गई। सिर्फ खुशी नहीं थी इस हंसी में, अजीब सी कसक भी थी। क्या ये मैं ठीक ठीक नहीं बता सकती। बताया ना, ये जो असली वाले इमोशंस होते हैं ना, वो हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं मुझे। ट्रेन काउंटर पर खड़ी सिग्नल का इंतजार कर रही थी। अगला स्टेशन तिंदीवनम था, जहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर वो शहर था जहां सुना था अम्मी रहती हैं। मेहर खाला ने पता बताते हुए इसी स्टेशन पर उतरने को कहा था। इस स्टेशन से पहले भी कई बार गुजरी थी मैं। अम्मी का पता लिखी हुई डायरी भी हर बार साथ में होती थी, लेकिन कभी ट्रेन से उतर नहीं पाई, कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि उनसे जाकर मिल लूं। पता नहीं मेरे दर्द की मियाद वाकई खत्म हो गई थी या मैं सिर्फ अरहान की बात का मान रख लेना चाहती थी। वजह जो भी हो, पर मैंने तय कर लिया था कि इस बार अम्मी से मिलने जाऊंगी। दोस्तों, इस कहानी का यह हिस्सा यहीं खत्म होता है। क्या होगा जब 13 साल बाद सफिया का सामना अपनी अम्मी से होगा?
क्या इतने सालों की नाराजगी को मिटा पाएगी उनकी ये मुलाकात? सफिया और अरहान की कहानी क्या इस ट्रेन के इस डब्बे में खत्म हो जाएगी या इस कहानी को भी किसी मोड़ का इंतजार है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के आखिरी यानी चौथे हिस्से में, जिसका नाम है अजनबी पार्ट 4।